नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से। प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। पीएम ने फोन पर शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया। बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं रेखा पात्रा। केरल की अलाथुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर सरासू से भी बातचीत की। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूपी के मेरठ में 30 मार्च को पीएम मोदी की रैली। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी रैली के मंच पर होंगे। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद यूपी में पहली रैली होगी। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर विवाद। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बयान की शिकायत और दिलीप घोष ने पिता को लेकर ममता के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस सब के बीच में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। विपक्षी नेताओं के बयानों के खिलाफ शिकायत की है। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। बड़ी खबर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, रामलीला मैदान की रैली में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली है। दिल्ली नहीं आने के पीछे सिर में चोट का कारण दिया गया है। और चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान। अप्रैल के पहले हफ्ते से तीनों बड़े नेताओं के चुनावी अभियान, राहुल, खड़गे और प्रियंका गांधी की पहले चरण की सीटों पर रैलियां होंगी। और पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान, अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, जाखड़ ने कहा। और के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तिहाड़ की महिला जेल नंबर 6 के अलग सेल में रखा गया है। कविता ने कहा यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। इन सभी खबरों के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोटकों से लदे वाहन के काफिले को टक्कर मारी और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पर भी हमला हुआ है। इन सभी खबरों के साथ अब कर्टन रेजर में आपको जो खबर दिखा रहे हैं, पहली खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। क्या बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई है? डॉन के खिलाफ साजिश रची गई या डॉन ने खुद कोई साजिश रची है? दूसरी खबर, कंगना पर विवादित टिप्पणी का मसला थमा भी नहीं था कि आज ममता बनर्जी के खिलाफ मर्यादा की सीमा लांघी गई। चुनाव में भाषाई मर्यादा की गारंटी क्यों नहीं मिलती है? बड़ी खबर, संदेश खाली की पीड़िता रेखा को प्रधानमंत्री ने फोन क्यों किया? उन्हें शक्ति स्वरूपा क्यों कहा? हम आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने आज कौन सा आदेश दिया? सड़क पर बीजेपी बनाम आपकी कैसी जंग दिखी? और पांचवी खबर, पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की हत्या की गई है। क्या है मामला? इस्लामाबाद पर बीजिंग के फाइनल ऑर्डर की वजह बनेगा क्या? लेकिन पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिक्र आपकी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की सबसे सनसनीखेज खबर। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को डर है कि उसे स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश हो रही। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय डरे सहमे मुख्तार अंसारी ने जेल में खुद को मारे जाने का अंदेशा जताया था। अब 1 साल बाद मुख्तार अंसारी का आरोप है कि उसे जेल में स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारने की साजिश रची गई है। चुनावी मौसम में इस आरोप से यूपी की सियासत में नया उबाल क्यों आया? बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की नई जंग क्यों शुरू हुई है? पूर्वांचल की राजनीति में असर डालने वाली यह सियासत थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का यह हैरान करने वाला दावा सुनिए। वो रिपोर्ट जो सीधे बांदा से आई। क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया? क्या डॉन मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश रची गई? मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो कुख्यात बाहुबली जिसकी ठसक और हनक कभी लखनऊ में सत्ता के गलियारे में गूंजती थी। दशकों पहले जिसका खौफ मऊ, गाजीपुर से लेकर वाराणसी की सड़कों पर दिखता था, वो मुख्तार अंसारी पिछले 18 साल से जेल में बंद है। लेकिन अब उसके परिवार की तरफ से सनसनीखेज आरोप है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को खाने में जहर मिलाकर मारने की साजिश रची गई, उसकी हत्या की कोशिश हुई। सुनिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का ये हैरान करने वाला बयान। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया।
ये पूरा मामला क्या है? दरअसल सोमवार की रात जेल में मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी को रात में ही सूचना दी गई। अफजाल मुख्तार से मिलने तुरंत बांदा के लिए रवाना हुए। मुख्तार का हाल जाना। मुख्तार ने इसी दौरान अफजाल को बताया कि जेल के खाने में उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश हुई। होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आज सुबह 8 बजे मुख्तार का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया कि उसे पेट में दर्द की शिकायत थी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, जिसका इलाज किया गया और इस वक्त मुख्तार की हालत स्थिर है। पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है गैस की, और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार की तरफ से ऐसे आरोप लगे हों। एक हफ्ता पहले भी मुख्तार ने जेल के खाने में धीमा जहर देने की शिकायत की थी। बाराबंकी की अदालत में 21 मार्च को फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। उसकी जगह डिप्टी जेलर कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार के वकील ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस वक्त मुख्तार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि ये भी आप सुनिए। साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ पैर और शरीर की नसों में दर्द हो रहा है। हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। 40 दिन पहले भी मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। जो स्टाफ खाना बनाने के बाद चक्कर मुझे देता है वो भी बीमार पड़ गया और उसका इलाज कराया गया। इसलिए इलाज की व्यवस्था करवाई जाए, साथ ही मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाई जाए। मुख्तार अंसारी आज डर के मारे बेहाल है, लेकिन एक वक्त था जब उसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी जरूर जाननी चाहिए। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। उस पर यूपी, दिल्ली, पंजाब में 25 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या 65 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, धमकी, दंगा भड़काने के मामले, धोखाधड़ी, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा, अवैध वसूली के केस दर्ज है। वो चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी है। माफिया ब्रिजेश सिंह ने से उसकी पुरानी अदावत है। मुख्तार अंसारी को साल 2017 में पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया और साल 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है। इसमें से 2 बार उम्र कैद की सजा शामिल है। पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी। 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। लेकिन यहां इस बार सवाल उसके गंभीर आरोपों का है, जिस पर यूपी की राजनीति गर्म। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया। जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग नाटक करते हैं। पंजाब से जब यूपी आना पड़ा, नाटक करके जो है व्हील चेयर पकड़ लिए। जिम्मेदारी सरकार की है। कैदी जेल में बंद हैं, उन सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इस खबर में एक एंटी क्लाइमैक्स है। मजेदार बात यह है कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने एक तरफ भाई मुख्तार को जेल में जहर देने का शक जताया, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि मुख्तार कब्जियत से परेशान थे। इलाज मिलने के बाद से उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इस
छोटी सी बीमारी को तिल का ताड़ बनाया और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है तो सीतापुर की जेल में आजम खान बंद है और जेल से ही आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आजम खान के हवाले से बयान जारी करके कहा गया है कि अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़े। अगर वो रामपुर से चुनाव नहीं लड़े तो समाजवादी पार्टी के समर्थक और लोग रामपुर में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक और पार्टी के सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव नहीं लड़े तो सब मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कल यानी 27 मार्च को रामपुर में पर्चा भरने का अंतिम दिन। अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात भी की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान वहां से अपना उम्मीदवार देने को तैयार नहीं। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, पूरे मामले में बहुत पेच है। पहले तो आपको बताऊं कि सीतापुर जेल जब मिलने गए थे अखिलेश यादव आजम खान से, तो आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों अब चुनाव लड़ने लायक नहीं है, उनको सजा हो चुकी है। तो आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा कि रामपुर से हमारा परिवार नहीं लड़ेगा, ना ही हमारा कोई करीबी नेता, आप खुद लड़िए। अखिलेश यादव ने इससे मना कर दिया। मुरादाबाद से जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने आज नामांकन का पर्चा भर दिया, उन्हें टिकट भी मिला मुरादाबाद से। और आजम खान चाहते हैं कि उनकी एक करीबी नेता हैं जो बिजनौर की रहने वाली है, रुचि वीरा, जो समाजवादी पार्टी की विधायक भी रही हैं, उनको मुरादाबाद से टिकट मिले। अखिलेश यादव ने यह संदेश भी रुचि वीरा को भिजवा दिया कि मुरादाबाद से आपको लड़ना है। और आजम खान चाहते हैं कि रामपुर से डॉक्टर एसटी हसन, जो कि मुरादाबाद के सांसद हैं और उम्मीदवार भी हैं, वो रामपुर से चुनाव लड़े। वो इसके लिए तैयार नहीं है और एसटी हसन के समर्थक जो हैं वो मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रुचि वीरा के खिलाफ। तो कुल मिलाकर रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पंकज जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। समाजवादी पार्टी की खबर के बाद अब खबर शक्ति पर सियासी विवाद की। शक्ति को लेकर कांग्रेस को लगातार घेर रही बीजेपी को उनके अपने ही नेता की वजह से बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन पहले बात कंगना को लेकर बढ़ते विवाद की करते हैं। कल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट में बेहद ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इधर कंगना पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है तो आज बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता को लेकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। चुनावी समय में महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी ने अचानक जोर पकड़ लिया। कंगना के खिलाफ एक पोस्ट से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बीजेपी कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। विवाद के बीच आज कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल्ली आई। अब से कुछ देर पहले वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। इससे पहले आज दिन भर कैसे इस पूरे मुद्दे पर हिमाचल से दिल्ली तक हलचल रही वो बताते हैं। कंगना रनौत खुद सामने आई, पहली बार इस मुद्दे पर बोली, कहा किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। बीजेपी ने कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता के कमेंट को देशव्यापी मुद्दा बना दिया। शिमला से दिल्ली तक बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कंगना रनौत को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेता इसे हिमाचल की नारी शक्ति का अपमान बता रहे हैं। इसे लेकर आज राष्ट्रीय महिला आयोग भी सामने आ गया। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग को लेकर चिट्ठी लिख दी। लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर कंगना ने कांग्रेस को कैसे जवाब दिया, यह रिपोर्ट देखिए। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है। एक तस्वीर जो आपके सामने है, एक लाइन की पोस्ट जिसे हम दिखा नहीं सकते, इससे विवाद की शुरुआत हुई। अब ये मुद्दा इंस्टाग्राम की पोस्ट से निकलकर देशव्यापी हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। कंगना रनौत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे हिमाचल प्रदेश, खासकर मंडी की अस्मिता और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ दिया है। खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज से। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बोलते हुए हर महिला का जिक्र किया, कहा कि किसी भी महिला का अपमान करना गलत है। जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला
चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है, और किसी भी महिला को अपमानित करना। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत पोस्ट को लेकर पहले ही सफाई दे चुकी है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में कंगना का जो अपमान हुआ है, ये अपमान के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता कांग्रेस के महिला विरोधी होने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कंगना पर पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जो सफाई दी, उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सुप्रिया ने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। सवाल यह है कि कितने लोग उनके अकाउंट को एक्सेस करते हैं। क्या संख्या इतनी है कि पहचान संभव नहीं है? अगर पहचान हो चुकी है तो अब तक उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? एक सवाल यह भी है कि क्या अकाउंट एक्सेस करने वाले व्यक्ति ने बिना सुप्रिया श्रीनेत की जानकारी के ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया? किसी वेरीफाइड अकाउंट से कोई अनवेरीफाइड पोस्ट कैसे संभव है? इन सब के बीच में इस बीच विवाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी में टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया। यह व्यवहार असहनीय और गरिमा के खिलाफ है। चुनाव आयोग इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। 3 दिन में महिला आयोग को विस्तृत रिपोर्ट दे। वहीं आज हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी नेताओं ने फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता बैकफुट पर बचाव करते दिखे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज किया है। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। हिमाचल के चुनाव में आई है और निश्चित तौर पर हिमाचल में से संबंधित है। हम सभी महिलाओं का सम्मान करती है और उसमें कंगना रनौत भी है। अभी हमारी हिमाचल प्रदेश की महिला, हम उनका भी सम्मान करते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि किसी और ने किया है, हैक हो गया था, किसी और ने कह दिया, तो बात समाप्त। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। चुनावी मौसम में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट ने राजनीति के एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन महिलाओं पर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करने में किसी राजनीतिक दल के नेता पीछे नहीं है। कंगना रनौत को लेकर अगर कांग्रेस सवालों में घिरी हुई है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक विवादित टिप्पणी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी पर कमेंट करने वाले बीजेपी नेता का नाम है दिलीप घोष। दिलीप घोष सांसद हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पिता को लेकर विवादित शब्द बोले। टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष की शिकायत चुनाव आयोग से की है। क्या है यह पूरा मामला? दिलीप घोष ने ऐसा क्या कहा जिसने बंगाल में टीएमसी को हमले करने का मौका दे दिया? यह रिपोर्ट है। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किया। उनमें सम्मान नहीं रहा, इनका बहिष्कार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है बंगाल में, वो हार रही है। घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी, उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे।
टीएमसी नेताओं के ये कमेंट, ये गुस्सा बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता किस बयान पर भड़के हुए हैं, पहले वो सुन लीजिए। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। वो दुर्गापुर में चुनाव प्रचार करने निकले थे। इस दौरान मीडिया के सामने उन्होंने विवादित टिप्पणी की। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर उनके पिता को लेकर कमेंट किया। टीएमसी ने इसे ममता बनर्जी का अपमान बताया। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से उनके पिता की पहचान पूछी, जो महिला मुख्यमंत्री का ही नहीं, बंगाल की सभी महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। बर्धमान दुर्गापुर सीट पर दिलीप घोष का मुकाबला टीएमसी के कीर्ति आजाद से है, इसलिए कीर्ति आजाद हमलावर हैं। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष के विवादित बयान को कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी से जोड़ दिया। टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं कि कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट पर सवाल पूछने वाले नेता कहां हैं? दिलीप घोष के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी चुप क्यों है? ये पहली बार नहीं था जब दिलीप घोष ने लाइन क्रॉस करके कोई बयान दिया हो, लेकिन राजनीति में क्या लक्ष्मण रेखाएं सिकुड़ती जा रही हैं। कंगना रनौत के मामले में तीखे हमले करने वाले बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के मामले में चुप हैं, जबकि ममता बनर्जी के मामले में बीजेपी को भला बुरा कहने वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने कंगना रनौत के मामले में चुप्पी साध रखी है। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक कमेंट के मामले में उंगली सुप्रिया श्रीनेत की तरफ उठी है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी पर विवादित बयान मुद्दा बना, आगे क्या? दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, मेदिनीपुर से सांसद भी हैं। वहां से दरकिनार करके उन्हें अब कीर्ति आजाद के खिलाफ लड़ने के लिए दुर्गापुर भेजा गया है, जिससे वो परेशान हैं। वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता कौन है जैसी घटिया बात बोल रहे हैं। इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं। बड़े हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष। बीजेपी के नेता क्या इस पर कुछ बोलेंगे या पहलवान बेटियों के मामले की तरह इस पर भी खामोश रहेंगे? बीजेपी के नेता दिलीप घोष के बयान को टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। पहले टीएमसी के नेताओं ने दिलीप घोष के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा, अब टीएमसी ने इसे चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया है। टीएमसी ने बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से दिलीप घोष की शिकायत की है। चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में दिलीप घोष के विवादित बयान का जिक्र किया गया है। टीएमसी ने सबूत के तौर पर दिलीप घोष का वो वीडियो भी चुनाव आयोग को भेजा है। हैरानी की बात यह है और सुनकर वाकई में यह हम सबको समझना होगा कि चुनाव आयोग ने इस बार जब इलेक्शंस की डेट का अनाउंसमेंट किया था तो कहा था कि ऐसी बयानबाजी, पर्सनल अटैक से बचे नेता और सख्त कार्रवाई होगी। अब गेंद चुनाव आयोग के बारे में है कि वो कार्रवाई करते भी हैं या नहीं, लेकिन देश में 47 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यह भी चुनाव आयोग ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। देश की राजनीति और देश के भविष्य के लिए महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन राजनेताओं को आचार संहिता से भी ज्यादा मर्यादाओं की संहिताओं का ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने की होड़ लगी है, उसी वक्त इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के जरिए नारी शक्ति के सम्मान का बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। रेखा पात्रा सिर्फ बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार नहीं है, वो संदेश खाली मामले में पीड़ित वर्ग का चेहरा भी है। रेखा पात्रा खुद संदेश खाली मामले की पीड़िता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा से क्या बात की, यह पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये है बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा। बशीरहाट से उम्मीदवार घोषित होने से पहले रेखा पात्रा की पहचान संदेश खाली की पीड़िता की थी। उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में भी थी, लेकिन वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की आवाज बनी, तो बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। यहीं से रेखा पात्रा की जिंदगी बदल गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से बात की तो रेखा पात्रा
फिर से हेडलाइन बन गई। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। संदेश खाली में शाहजहां शेख ने सालों साल गरीब महिलाओं का उत्पीड़न किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई तो रेखा पात्रा ने अपने कड़वे अनुभव साझा कर दिए। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। बात संदेश खाली की हुई, बात शाहजहां शेख के अत्याचार की हुई तो पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताकर बंगाल की महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल की प्रोफेसर टीएन सरासू से भी फोन पर बातचीत की है। प्रोफेसर टीएन सरासू को बीजेपी ने केरल के अलाथूर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर सरासू से उनके चुनाव प्रचार के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी प्रोफेसर सरासू से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर सरासू को सहकारी बैंक घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। आपको प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर सरासू के बीच हुई बातचीत का एक अंश सुना। Sukhamano, how is your election campaign going on? It is very well going on. Yesterday I started. Sir, can I request you something, sir? Please, please. Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks. What actually they did is they loot all the money the poor people deposited in the bank, and they are not getting back their money. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sarasu ji, yes, I have heard about it. I have some detail about it, and you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved, and we will ensure that the poor get justice. राजनीतिक घमासान दिल्ली में भी मचा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी सड़क पर आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। उनके पीएम आवास को घेरने का कार्यक्रम था, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के वर्कर्स भी आज सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़े। दिन भर आज दोनों दलों का सड़कों पर संग्राम चलता रहा। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ी गई थी। यहाँ पर पानी की बौछार की है, जबरदस्त पानी की बौछार की गई है। यहाँ पर देखिए कि बैरिकेड तोड़ने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जोर आजमाइश हो रही है, दूसरा बैरिकेड जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
अरविंद केजरीवाल की आवाज, अरविंद केजरीवाल की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। अरविंद केजरीवाल इस देश के बेटे हैं, इस देश के लाल हैं। पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे थे उन पर बल प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे और साफ तौर पर उनका कहना है क्यों अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी की गई। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ सड़क पर दो दलों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को लेकर बड़ी खबर आई। ईडी सूत्रों के मुताबिक आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल से कैबिनेट नोट को लेकर सवाल हुए। ईडी सूत्र बता रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का कैबिनेट नोट गायब है और सर्च ऑपरेशन के बाद भी ये नहीं मिला। 28 जनवरी 2021 को ये नोट कैबिनेट के सामने रखा गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसमें स्टेक होल्डर के सुझाव लीगल ओपिनियन थे। लीगल ओपिनियन में आबकारी नीति नहीं बदलने का सुझाव दिया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये फाइल सीएम आवास के ऑफिस ले जाई गई थी। ईडी सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट नोट को फाइल में लगाने पर सिसोदिया गुस्सा भी हुए थे, जिसे एक्साइज विभाग को वापस नहीं दिया गया था। अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी की हिरासत में हो, लेकिन वो वहीं से दिल्ली में सरकार चलाने का आदेश भी जारी कर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से अपनी सरकार के लिए एक और निर्देश जारी किया। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी साझा की। केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। ईडी की हिरासत से केजरीवाल का यह दूसरा आदेश है। इससे पहले दिल्ली में पानी और सीवर की समस्याओं को हल करने का ऑर्डर जारी किया था। दिल्ली के प्लानिंग विभाग ने भी प्रेस नोट जारी कर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जनहित योजनाओं के जारी रहने का भरोसा दिया है। इस आदेश में लिखा है कि दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, पेंशन और सब्सिडी जारी रहेंगी। सभी नागरिकों से अपील है कि वो अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी हिरासत से सरकार चलाने को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि ऐसा करना दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाओं पर चर्चा होगी। अस्पतालों को लेकर सदन में जानकारी दी जाएगी। टेस्ट और दवा सप्लाई की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज सदन में चर्चा का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी है और दिल्ली से आरजेडी कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में तेजस्वी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी बोले, सीट समझौते पर गठबंधन में सहमति बनी, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, हम हर हालात में एक दूसरे के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता, मॉरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है। और इस सब के बीच में अब खबर पाकिस्तान की करते हैं, जहां से दो बड़ी खबरें आई। पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत लेकर ये खबरें आई हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में दो बड़े हमले हुए। एक हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, यह आत्मघाती अटैक था। चीनी नागरिकों का काफिला टारगेट पर था। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स मारे गए।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA पर शक है, लेकिन इस हमले से बीजिंग शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की फौज दोनों से बहुत ज्यादा नाराज है। दूसरा अटैक बलूचिस्तान में हुआ। हमलावरों ने बलूचिस्तान के तुर्बत में PNS सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर हमला कर दिया। नेवल एयरबेस में घुसकर गोलीबारी की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना और बलोच विद्रोहियों के बीच करीब 8 घंटे तक गोलीबारी होती रही। सबसे पहले आपको चीनी नागरिकों पर हमले का एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। चीनी काफिले पर हुए हमले के साथ ही 40 सेकंड में पाकिस्तान में चीन बर्बाद हो गया। चीन के इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनवा के डासू में अपने कैंप में जा रहे थे जब उनकी गाड़ी को बम विस्फोट से उड़ाया गया। धमाके के साथ गाड़ी समेत सभी लोग गड्ढे में जा गिरे। विस्फोट से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आग और धुएं का गुबार उठने लगा। चीनी काफिले पर हुए इस हमले का वीडियो मौके पर मौजूद एक पाकिस्तानी नागरिक ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये उसने बताया कि कैसे पलक झपकते ही चीनी नागरिक जान गंवा बैठे। लाहर नाले के मुकाम पर ये अभी एक चीनों वालों की गाड़ी के साथ कोई धमाका पेश आया है। आप देख सकते हैं नीचे गाड़ी नीचे पड़ी हुई है, आग लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम है और पता नहीं बीच में कितने बंदे थे। ये गाड़ी चीनों वालों की थी, धमाका हुई है लाहौर के नाले के मुकाम पर। ये आप देख सकते हैं अभी कोई 2-5 मिनट हो गए हैं। बीच में पता नहीं कितने चाइना वाले थे, ये पता नहीं थी, लेकिन कंफर्म पता नहीं है। चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के बाद वहां भीड़ जुट गई। जलती गाड़ी से उनके शव को निकालकर बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया गया, फिर एम्बुलेंस की मदद से उनको भेजा गया। डासू खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका है जहां चीन का बड़ा डैम प्रोजेक्ट है और यहां चीन को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। असली मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब जवाब देना होगा कि चीनी नागरिकों को क्यों चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान में चीन की जो दखल है उसका जबरदस्त विरोध चल रहा है और वो हर लेवल पर है। चीन इसको पचा नहीं पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से चीनी नागरिकों को वहां के लोगों की जो नाराजगी है उससे बचाने की कोशिश में पूरी तरीके से फेल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जिसमें वो फेल हो रहा है और चीन इस बात से सख्त नाराज है। चीनी नागरिकों की हत्या का मामला इतना बढ़ गया है कि इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े चाइनीज एम्बेसी गए। वहां चीनी नागरिकों की मौत पर दुख जताया, अपनी तरफ से सफाई पेश की, लेकिन चीन इसके बाद भी नरम नहीं पड़ा है। खबर है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास अब एक समन भेज सकता है, उनसे अपने नागरिकों की मौत पर सवाल जवाब कर सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीजिंग में स्थित पाकिस्तानी राजदूत को समन भेजा था। पाकिस्तानी राजदूत से चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई गई थी और ये मामला सिर्फ चीनी नागरिकों की मौत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में चीन ने भारी निवेश किया है, ऐसे हमलों से उसके निवेश पर खतरा मंडरा रहा है। पहले भी चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन तब उसकी तासीर इतनी गंभीर नहीं थी। पिछले साल अगस्त में ग्वादर में 23 चीनी नागरिकों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि हमलावर मारे गए और किसी तरह चीनी इंजीनियरों को बचाया जा सका। अप्रैल 2022 में कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब चीन के 3 टीचरों की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। डासू में 2021 में 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोग मारे गए थे। डासू वही इलाका है जहां आज भी चीनी इंजीनियरों को टारगेट किया गया। इस बार चीन की नाराजगी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि चीनी नागरिकों की मौत से बीजिंग से लेकर शंघाई तक पाकिस्तान का विरोध तेज हो सकता है। पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों में अगर खौफ बढ़ा तो वो सब पाकिस्तान से बाहर निकल सकती हैं। चीन का सीपेक के जरिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टेक लगा है, ऐसे में चीन को भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में चीन सड़कों का जाल बिछा रहा है। इसके अलावा पावर प्लांट, डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है। पिछले 10 साल में चीन पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है। चीन पाकिस्तान में हुए एक और हमले से भी सहमा हुआ है। बलूचिस्तान प्रांत में चीन का बड़ा स्टेक दांव पर है। यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पर धावा बोलकर काफी नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सीधी चुनौती दे दी। राहुल गांधी के करीबी और पंजाब के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थामा।
सदस्यता लेने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा वरुण का संबंध गांधी परिवार से, इसीलिए बीजेपी ने टिकट काटा। बीजेपी की छठी सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम। करौली धौलपुर से इंदु जाटव, दौसा से कन्हैया लाल मीणा, इनर मणिपुर से टी बसंत सिंह प्रत्याशी। तीनों सीट से मौजूदा सांसद का टिकट कटा। बिहार में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद बोले तेजस्वी, सीटों पर सहमति बनी, हर हाल में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के हवाले से बयान जारी। रामपुर सीट से अखिलेश यादव लड़े वरना कार्यकर्ता करेंगे चुनाव का बहिष्कार। उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से की। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जननायक जनता पार्टी। बीएसपी ने उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। सूची में 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लगाया आरोप। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुरक्षा में तैनात सारे पुलिसकर्मी हटाए गए। और आगे देखिए मोदी का विकास रथ इंटरनेशनल प्रमाण पत्र, द पीएम फैक्टर।